डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियां के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान के चरण, सामाजिक अनुसंधान का महत्व और सामाजिक अनुसंधान की प्ररचनाएं यानी रिसर्च डिजाइन के बारे में, सामाजिक अनुसंधान के बारे में आप विस्तार से जान चुके हैं। अब इसी यूनिट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है प्राक कल्पना, हाइपोथेसिस। सामाजिक अनुसंधान में प्राक कल्पना का अपना एक विशेष स्थान होता है। प्राक कल्पना के बिना प्राय सामाजिक अनुसंधान होते नहीं हैं। सभी रिसर्च डिजाइन और रिसर्च के प्रकारों को और उसके कार्यों को, महत्व को देखने के पश्चात प्राक कल्पना के बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। आज वाले वीडियो में प्राक कल्पना के अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं को देखते हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसका लक्ष्य निश्चित कर लिया जाता है और सामाजिक अनुसंधान में भी यही लक्ष्य प्राक कल्पना के रूप में निश्चित होता है। वैज्ञानिक पद्धति में प्राक कल्पना का विशेष महत्व है। गुडे एम हार्ट, जो बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने लिखा, प्राक कल्पना सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक आवश्यक कड़ी है जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है। अर्थात प्राक कल्पना जो है, हाइपोथेसिस जो है, वो सामाजिक शोध और उस सामाजिक शोध के अंतर्गत बनाए जाने वाले सिद्धांत के बीच की एक कड़ी है, एक लिंक है। अर्थात जो सामाजिक शोध होता है और उससे सिद्धांत जो बनते हैं, उसमें एक कड़ी के रूप में कार्य करती है उपकल्पना या प्राक कल्पना। प्राक कल्पना का शाब्दिक अर्थ देखते हैं, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। प्राक कल्पना जो है, अंग्रेजी के शब्द हाइपोथेसिस का रूपांतर है। जो हाइपोथेसिस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना, हाइपो प्लस थीसिस, जिसमें हाइपो का अर्थ क्या होता है, बिलो, और थीसिस का अर्थ होता है थ्योरी, बिलो थ्योरी। अर्थात हिंदी में समझेंगे नीचे सिद्धांत, अर्थ सिद्धांत से नीचे की चीज, सिद्धांत से नीचे, अथवा यूं कह लीजिए कि सिद्धांत का जो पूर्व कथन है वो, या सिद्धांत तो नहीं बल्कि सिद्धांत से थोड़ा सा कम, यूं कह लीजिए आप इसको आसान भाषा में, सिद्धांत तो नहीं बल्कि सिद्धांत से कम या पूर्व कथन कह लीजिए, या नीचे, सिद्धांत से नीचे या पूर्व कथन या उद्देश्य कथन कह लीजिए सिद्धांत का, बिलो थ्योरी, कच्चा सिद्धांत। एक ऐसा विचार कह लीजिए जो अध्ययनकर्ता अध्ययन के लक्षण के रूप में रखता है और उसकी जांच करता है। सिद्धांत बनाता है, उसकी जांच होती है उपकल्पना की कि क्या हमने कल्पना ठीक की अथवा गलत की। पीएचमान के अनुसार परिभाषा, प्राक कल्पना एक अस्थायी अनुमान है। बोगार्ट्स के अनुसार प्राक कल्पना एक ऐसी प्रस्थापना है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। पीवी यंग, एक और सोशल साइंटिस्ट, पीवी यंग ने परिभाषा दी है, अच्छी परिभाषा है, एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार, एक अस्थायी
लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार जो उपयोगी अनुसंधान का आधार बन जाता है उसे हम एक कार्यकारी प्राक्कल्पना कहते हैं। कार्यकारी प्राक्कल्पना अर्थात प्राक्कल्पना क्या है? अब तक जो आपने समझा शाब्दिक अर्थ है और आपने 3 विद्वानों की परिभाषा देखी, बोगार्स, पीवी यंग, पीएच मान के अनुसार। तो पूर्व कल्पना या उपकल्पना, हाइपोथेसिस जो है वो एक पूर्व सिद्धांत कह लीजिए, एक अनुमान कह लीजिए, एक पूर्वानुमान कह लीजिए, एक कल्पनात्मक विचार कह लीजिए, एक काम चलाऊ सिद्धांत कह लीजिए, काम चलाऊ सामान्यीकरण या प्रस्थापना, इतने शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप। अब मैं समझता हूं अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। तो उपयोगी प्राक्कल्पना की विशेषताएं, एक उपयोगी उपकल्पना जो है, हाइपोथेसिस है, उसके मुख्य लक्षण या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? नंबर 1, स्पष्टता। एक उपयोगी प्राक्कल्पना में जो अवधारणा है वो स्पष्ट होनी चाहिए, परिभाषाएं होनी चाहिए स्पष्ट रूप से, भाषा सही और मान्यता प्राप्त भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए, और उस सब्जेक्ट की, उस विषय की वैज्ञानिक शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए। तो स्पष्टता, क्लैरिटी। आनुभाविक संदर्भ, इंपिरिकल रेफरेंस। उपकल्पना अथवा प्राक्कल्पना का आनुभाविक संदर्भ होगा तो वो उपयोगी होगी और अनुसंधान में सहायक भी होगी। इसलिए उपकल्पना या प्राक्कल्पना का इंपिरिकल रेफरेंस होना बड़ा जरूरी है। जैसे ये एक प्राक्कल्पना मान लें हम, सभी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, क्या ये सही होगा? क्या ये आनुभाविक संदर्भ में सही होगा? इसकी आनुभाविक तथ्यों द्वारा जांच नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी उपकल्पना नहीं होनी चाहिए जिसमें आनुभाविक संदर्भ ना हो। विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, गुडियम हार्ट ने लिखा कि एक उपयोगी प्राक्कल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ वह सीमित और निश्चित पक्ष से संबंधित भी हो। जो भी क्रियाएं और पूर्वानुमान वह इंगित करती है वे स्पष्ट रूप से वर्णित होने चाहिए। तो ये विशिष्टता उपकल्पना। उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध, रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। जो उपलब्ध टेक्निक्स हैं उनसे उसकी संबद्धता होनी चाहिए। सभी समाज विज्ञानों में अनेकों ऐसी जानकारियां और तथ्य होते हैं जिन्हें एकत्रित करने और अध्ययन करने की प्रविधियां उपलब्ध नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्राक्कल्पना की जांच संभव नहीं हो पाती। इसलिए एक उपयोगी उपकल्पना जो है वो उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए। और इस असुविधा से बचने के लिए शोधकर्ता को प्राक्कल्पना का निर्माण करते समय अध्ययन के क्षेत्र में उपलब्ध प्रविधियों और पद्धतियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। भाई, हमारे विषय में, हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उन सब का ध्यान अनुसंधानकर्ता के द्वारा होना चाहिए, और उसी के अनुरूप आप अपनी प्राक्कल्पना का निर्माण करें। सिद्धांत से संबंधित, रिलेटेड टू थ्योरी। विज्ञान के ज्ञान का संचय तभी संभव होता है जब विद्यमान तथ्य और सिद्धांत के ज्ञान से संबंधित अध्ययन किए जाएं। इसलिए व्यवहारिक और उपयोगी प्राक्कल्पना वही मानी जाएगी जो उपलब्ध तथ्यों और सिद्धांत के ज्ञान से संबंधित होगी, यानी थ्योरी से रिलेटेड। जो सिद्धांत हमें बनाना है, अनुसंधान की प्रक्रिया में या शोध प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है, सिद्धांत निर्माण। फिर उस सिद्धांत का पुनर्परीक्षण होता है,
तो उपयोगी प्राक्कल्पना वही होगी जो उपलब्ध तथ्यों और सिद्धांत के ज्ञान से संबंधित होती है। गुड्डे हार्ट का इस संबंध में कहना है कि जब अनुसंधान व्यवस्थित रूप से उपलब्ध सिद्धांत के ज्ञान पर आधारित होती है तो विज्ञान के ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ज्ञान की प्यास को शांत करना ही सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है और विज्ञान में जो है ज्ञान की वृद्धि का एक लक्ष्य लेकर के चला जाता है। वो तभी संभव होगा जब उपकल्पनाएं भी सिद्धांत से संबंधित होगी और अनुसंधान जो है वो व्यवस्थित रूप से चले। सरलता, सिंप्लिसिटी। पीवी यंग ने प्राक कल्पना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता बताई, सरलता। सरलता पर प्रकाश डाला उन्होंने। उनका यह कहना है कि व्यवहारिक एवं उत्तम प्राक कल्पना में सीमित कारकों का अध्ययन करना चाहिए। आवश्यक रूप से अधिक कारकों को अनुसंधान में सम्मिलित नहीं किया जाए तो अच्छा होगा और ऐसा करने से प्राक कल्पना में जटिलता पैदा हो जाती है। अगर आप अनावश्यक चीज़ों को उसमें शामिल करेंगे तो उसमें जटिलता आ जाएगी और परीक्षण करने में भी कठिनाई हो सकती है। इसलिए उपकल्पना का जो लक्षण माना गया पीवी यंग के अनुसार प्रमुख लक्षण सरलता। लेकिन पीवी यंग ने आगे ये भी कहा कि अत्यधिक सरलता भी नहीं होनी चाहिए, प्राक कल्पना अत्यधिक सरल भी नहीं हो और जटिल भी नहीं हो, लेकिन सरल सिंप्लिसिटी का उसमें गुण हो। बहुत अधिक सरल प्राक कल्पना भी अव्यवहारिक हो जाती है। इसलिए प्राक कल्पना में सरलता का होना जरूरी है। तो ये कुछ उपयोगी प्राक कल्पना के अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली विशेषताएं हैं जिनका शोधकर्ता को या सामाजिक अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखना जरूरी है। तभी एक अच्छा अनुसंधान जो है उसका एक अच्छे सिद्धांत का निर्माण होगा, अनुसंधान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपादित होगी। थैंक यू।